पर्टिकुलर टाइप दिया जाएगा, उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे केस स्टडी सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या डेटा लिखना है। तो ये जो केस स्टडीज है, मतलब ये एवेन्यूज है, इतने एवेन्यूज आप सजेस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसे नेसेसरी नहीं कि आपको 6 to 7 एवेन्यूज या फिर 7 to 8 एवेन्यूज कंपलसरी वहां पे लिखना है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर मैटर है। अगर आपको केस पूछा है दैट इज मिस्टर वाघ, अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ओके अभी इसमें क्या है, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसल्टेंट यू आर अप्रोच बाय मिस्टर वाघ। अभी ये कौन है, पर्सन है मिस्टर वाघ, उसका एज क्या है, 35, मतलब ज्यादा भी एजेड नहीं है, अर्निंग एज में है। इन्वेस्टेबल फंड, उसके पास पैसा कितना है, 10 lakhs अवेलेबल है। ही वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम यू द फॉलोइंग, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ investment avenues available to him which will give suitable return with a maximum return with a suitable रिटर्न, डबल डबल हो गया, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो अभी करना क्या है, पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, 6 to 7 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑलरेडी साइड में निकाल के रखना है। कौन सा, पहला कोई भी इम्प्लॉय मतलब कोई भी पर्सन हो, उसको पहला आपको क्या सजेस्ट करना है, फिक्स डिपॉजिट। तो वहां पे लिख के रखना है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। तो फिक्स डिपॉजिट में आपको मन चाहे अमाउंट आप डिपॉजिट, मतलब मन चाहे अमाउंट आप सजेस्ट कर सकते हो, म्हणजे 10 lakhs। अभी यहाँ पे ऐसे कंपलसरी नहीं कि 10 lakhs का ब्रेकअप आपका सबके साथ मैच होना चाहिए। मतलब कोई पर्सन फिक्स डिपॉजिट में 2 लाख डालेगा, या फिर कोई पर्सन फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख इन्वेस्ट करना ऐसे बोलेगा, तो ऐसे नहीं है कि सेम आना चाहिए, डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। म्हणजे असं नाही की मी लिहिते आंसर मध्ये की 2 lakhs फिक्स डिपॉजिट, तो मेरे सब बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी 2 लाख लिखा होगा तो वो करेक्ट है। ऐसे नहीं, ब्रेकअप आपके ऊपर है, 2 लाख यहाँ पे डालना है तो वहां पे डाल सकते हो, म्युच्युअल फंड में डालना है तो म्युच्युअल फंड में डाल सकते। तो टाइप क्या है, सगळ्यांना काय सजेस्ट करायचं, हे कॉमन है जो आप सबको दे सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट देना है जिसमें आप मैक्सिमम अमाउंट आपके हिसाब से डाल सकते हो। दूसरा बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड, ये तीनों सिक्योर्ड फंड है, मतलब जिसमें आपके चांसेस ऑफ लूजिंग मनी सबसे लोअर है। कौन से, फिक्स डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट मध्ये तुमचे पैसे कमी नाही होत का, कारण ते बँकेमध्ये डिपॉझिट असतात फॉर द फिक्स पीरियड। सिर्फ इतना ही है कि आप ड्यूरेशन तक बीच में विद इन ड्यूरेशन नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आपने बोला 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स के लिए फिक्स हो गया, अगर आपको निकालना है तो पेनल्टी भी बैठ जाती, पेनल्टी लग सकता है। तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट उसको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा और क्या सजेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स। तो बॉन्ड सजेस्ट क्यों करेंगे, बिकॉज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे भी नो रिस्क है। मतलब पैसे तो आपको डूबेंगे नहीं, प्लस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब सामने वाले का पैसा डूबना नहीं चाहिए। तीसरा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्यों रिस्क फ्री है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोवेस्ट रिस्क है, बिकॉज वो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एक प्रोफेशनली मैनेज। ये कंपलसरी वर्ड आपको मेंशन करना है कौन से, जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में लिख रहे हो। तो म्यूचुअल फंड में आपको लिखना है कि म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज स्कीम, मतलब जहां पे एक पर्सन होता है जिसको ऑलरेडी प्रोफेशनल नॉलेज है रिगार्डिंग शेयर्स, तो वो क्या करेगा, आपका पैसा किसमें इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। अभी इसमें दो होता है, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है हायब्रिड। तर इक्विटी म्हणजे काय, तुमचे जे काही शेअर्सची, तुमचं जे काही अमाऊंट आली म्युच्युअल फंडची, ती अमाऊंट डायरेक्टली तुमची शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्ट केली जाते जेव्हा तुम्ही इक्विटी मध्ये घेता। हायब्रिडचा म्हणणं काय होतं की तुमचे सपोज 5,000 ची इन्स्टॉलमेंट आली, तर त्या 5,000 मधून 2,000 चे तुमचे इक्विटी शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्ट होतात। इक्विटी म्हणजे प्रेफरन्स प्लस इक्विटी, दोघांमध्ये कुठे इक्विटी शेअर्स अदरवाइज प्रेफरन्स शेअर्स, और रिमेनिंग 3,000 कहाँ पे जाएंगे, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, त्याच्यामध्ये बॉन्ड्स घेणार किंवा डिबेंचर्स घेणार। सो तिथून तुम्हाला काय मिळणार, फिक्स इंटरेस्ट मिळणार। तर हे दोन्ही टाइप तुम्हाला म्युच्युअल फंड एक्सप्लेन करताना लिहायचं। ये क्यों सजेस्ट करेंगे, ये तीनों भी क्या है, टॅक्स सेव्हिंग आहे, आणि या तिघांचं पण अंडर सेक्शन 80C तुम्हाला डिडक्शन मिळतं, राइट। सो डिडक्शन कितना मिलेगा मैम, अप टू 1,50,000। असं नाही की पीपीएफ मध्ये तुम्ही काढलं 1 लाख, हाँ प्लस पीपीएफ इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑल्सो, मतलब ये पैसा जब आप जॉब छोड़ दोगे और रिटायर्ड हो जाओगे तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होगा। त्याच्यामुळे हे तीन त्याला कॉमन सांगायचं, मग तो किती पण वर्षाचा असू दे। ओके, तो ये आपको तीन आपको देना ही है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सिर्फ इतना ही पार्ट करना, ये तीनों में आप सिर्फ कितना डाल सकते हो, 1 लाख to 1,50,000।
1,50,000 या तिघांमध्ये तुम्ही पैसे किती इन्वेस्ट करू शकता, तर 1 लाख टू 1 लाख 50. क्यों? तीनों भी आपको रिटर्न नहीं कमा के दे रहा है. पीपीएफ तुम्हाला काय मिळणार, जेव्हा तुम्ही जॉब सोडणार त्यानंतर तुम्हाला ते पैसे यूज करायला मिळणार. इट मीन्स ये क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट. LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्लान, आपके लाइफ को सिक्योरिटी देगा, मतलब कुछ मेडिकल एक्सपेंस होगा वो बेयर करेगा, या फिर आपकी डेथ हो गई तो आपके पीछे जो भी फॅमिली मेंबर्स है उनको मिलेगा. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 लाख 3 लाख 5 लाख टाकून काही फायदा नाहीये, कारण तिथून तुम्हाला रिटर्न नाही मिळणार. तुमच्या लाईफसाठी ते सिक्युअर होणार. NSC ये क्या है, तो टॅक्स बेनिफिट के लिए, म्हणजे हे तिन्ही पण टॅक्स बेनिफिट साठी आहेत. का? कारण आपण जेवढी एक्सपेन्सेस साठी जेवढे इन्कम कमी शो करणार तेवढी इन्कम वरती टॅक्स कमी लागणार. आणि हे तिन्ही मध्ये जेव्हा तुम्ही इन्वेस्ट करता ना, तेव्हा तुम्हाला ऍज पर दी सेक्शन 80C आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है 1,50,000. आता सपोज तिघांमध्ये तुम्ही सांगितलं 1 लाख टाका, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो टॅक्स किसके ऊपर लगेगा, 3 लाख झाले ना इन्वेस्टेड, त्यातले फक्त 1,50,000 वर टैक्स लगना, रिमेनिंग 1,50,000 विल बी द डिडक्शन, मतलब एग्जिम होगा, उसके ऊपर टैक्स आपको चार्ज नहीं होगा. ये तीन ही मिळून, तो वहां पे आप रीजन लिख सकते हो. मतलब आपको केस स्टडी में लिखना क्या है कि ये एवेन्यूज आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो, इस एवेन्यूज में आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इस एवेन्यूज को आपको बेनिफिट क्या है, म्हणजे त्या जो अमाउंट जो हे आहे पर्सन आहे क्लायंट आहे आपल्या समोर, त्याला काय बेनिफिट मिळणार ते. ओके, मग तुम्ही करणार काय, तर हे तुम्हाला रिमेनिंग 6 इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यूज लक्षात ठेवायचे. 6 इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यूज मधले हे 3 इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यूजला तुम्ही किती द्याल, 1 लाख 1 लाख 1 लाख. आता जर तुमचे 10 लाख असतील तर 1 लाख 1 लाख किती गेले, राहिले 7 लाख. मग हे 7 लाख तुम्हाला या 3 मध्ये डिवाइड करायचं. मग अगर आपको लग रहा है 5 लाख मैं यहाँ पे देती हूँ, 1 लाख इधर देखती हूँ, चलेगा. 4 लाख इधर देती हूँ, रिमेनिंग 1,50,000 दूंगी तो भी चलेगा. 4 लाख मैं इधर दे रही हूँ, 2 लाख इधर दे रही हूँ, म्युच्युअल फंड में 1 लाख. हाँ, ते तुमच्यावर आहे. फक्त एवढंच की तुम्हाला ब्रेकअप तिथे कंपल्सरी करायचंच आहे. अभी केस स्टडी स्टार्ट कैसे करोगे, तो ये पैटर्न है. पहले फर्स्ट आपको क्या लिखना है, इन्वेस्टर का डिटेल्स, जिसमें इन्वेस्टर का नाम और इन्वेस्टर का एज, तो ये लिहून घ्या. केस स्टडी पैटर्न, उसमें पहला लिखना इन्वेस्टर डिटेल्स, ये कंपल्सरी आपको वहां पे मेंशन करना है. तो उस इन्वेस्टर का नाम क्या है और उसका एज क्या है. सो हर एक केस स्टडी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है. फर्स्ट इन्वेस्टर के डिटेल्स, क्या क्या है इन्वेस्टर के डिटेल्स में, उसका नेम और उसका एज. ओके, देन सेकंड आप क्या लिखोगे, इन्व्हेस्टर को ऑब्जेक्टिव्ह, त्यातले हे 3 कॉमन पॉइंट आहेत आणि रिमेनिंग 2 किंवा 3, म्हणजे हे तुम्हाला 3 पॉइंट कंपल्सरी वहां पे मेंशन करणार. कोणत्याही इन्व्हेस्टरचे 3 म्हणजे होता ना आपण, इट्स अ कॉमन पॉइंट. कोई भी इन्वेस्टर पहला किसके लिए करता है इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कमाने के लिए. दूसरा, उसको रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए, दैट इज स्टेबल रिस्क. और तीसरा लिक्विडिटी, म्हणजे त्याला जेव्हा पैसे पाहिजे तेव्हा तो इझिली विथड्रॉ करू शकतो. हा, हे 3 पॉइंट मेन पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये मध्ये चेंज होऊ शकतात ऍज पर ते डिपेंड. आता हा काय आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय, मिस्टर वाघ इज 35 विथ इन्व्हेस्टेबल फंड ऑफ 10 लाख. आता ह्याच्या पुढे कधी कधी असं दिलं असतं की ही अग्री टू टेक मोर रिस्क, मग ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काय येणार, हाय रिस्क येणार. इकडे पॅटर्न मध्ये स्टेबल रिस्क नाही, हाय रिस्क. ओके, आता तो 35चा आहे ना, मग 35चे त्याचे काय काय असणार, तर पहिला रिटर्न त्याला पाहिजे. ओके, त्यानंतर त्याला काय पाहिजे, स्टेबल रिस्क, त्याला काय पाहिजे, लिक्विडिटी. आणि फोर्थ तुम्ही अजून एक पॉइंट तिथे ऍड ऑन करा, कॅपिटल अप्रिसिएशन. हा पण तुम्ही पॉइंट लिहू शकता. मतलब वो बंदा अभी उसका शादी नहीं हुआ है, 35 एज का, या फिर शादी हो गया भी होगा, फिर भी उसको बनने के लिए बहुत टाइम है. तर त्यासाठी त्याला काय लागणार, कॅपिटल अप्रिसिएशन, म्हणजे त्याला आपलं कॅपिटल नेटवर्थ वाढवायचं, तर तो घर तुम्ही तिथे त्याला रिअल इस्टेट पण सजेस्ट करू शकता. बिकॉज 35 है ना, अभी उसका अर्निंग एज है. ओके, तो टिल 50 तक ही कैन अर्न प्रॉपरली, तो उसमें वो घर ले सकता है. ओके, सो हे कॅपिटल अप्रिसिएशन 4 पॉइंट्स. पण पहिले 3 पॉइंट्स प्रत्येक केस स्टडी मध्ये तुम्हाला मेन्शन करायचे आहेत. कोणते, रिस्क, रिटर्न अँड लिक्विडिटी. डन. चलो थर्ड पार्ट क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट डायवर्सिफिकेशन. हा चार्ट तुम्हाला तिथे कंपल्सरी शो करायचा है. इन्वेस्टमेंट डायवर्सिफिकेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट, कितना अमाउंट आपको बोला है. सो अगर आपको बोला है 10 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेकअप करना है.
अगर आपको सम में बोला है 25 करोड़ भी बोला जाता है, तो 25 करोड़ बोला है, बट ऐसे नहीं कि 25 करोड़ बोला इसलिए हम लोग इसको 10 करोड़ देंगे, उतना पैसा दे के फायदा ही नहीं है। पीपीएफ तुम्हाला रिटायरमेंट बेनिफिट देणार, त्याच्यावर रिटर्न नाही मिळणार आहे। LIC फक्त लाईफ इन्शुरन्स सिक्युअर्ड मिळणार, अँड NSC तो उतना ही देना है पैसा, म्हणजे इथे 1 लाख, 2 लाख आणि 1 लाख, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट 1 लाख टू 2 लाख पर्यंतच ठेवा, त्याच्यानंतर वाढवू नका। मग रिमेनिंग जे काय पैसे उरतील ना, ते ह्या 3 मध्ये तुम्ही इक्वल डिवाइड करू शकता। एक तर फिक्स डिपॉझिट बॉन्ड MF च्या जागी अजून इक्विटी शेअर्स पण ऑप्शन तुम्ही ऍड ऑन करू शकता। मीन्स यहाँ पे आप इक्विटी शेयर्स का भी ऑप्शन एड ऑन कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर्स हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज ये रिस्की है। पैसा मिला म्हणजे इंटरेस्ट फिक्स, सॉरी डिविडेंड तुम्हाला फिक्स नाही मिळणार, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको फिक्स नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो वो कंपनी प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेगा। इफ कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको लॉस होगा, प्लस उस साल का डिविडेंड भी चला जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी केस स्टडी में इक्विटी शेयर्स इशू, मतलब इक्विटी शेयर्स सजेस्ट नहीं किया जाता है। क्लियर? फिर ये सब लिखा। फोर्थ में आपको क्या लिखना है? ईच एंड एवरी सिलेक्टेड एवेन्यूज एक्सप्लेन, कि आपने ये एवेन्यूज क्यों सिलेक्ट किया और कितना अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो एक्सप्लेन करना है 3 to 4 लाइन्स में, ज्यादा नहीं, बिकॉज उतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहिला केस स्टडी सर्वात लास्टला करायला घ्या, पहिला सगळे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन, कारण प्रॅक्टिकल क्वेश्चन इझी आहे, 1.5 तासात किंवा 2 तासात सगळे होऊन जातील क्वेश्चंस। मग रिमेनिंग जो भी आपके पास हाफ एन आवर बचेगा वो पूरा केस स्टडी के लिए देना, हाफ एन आवर 1 आवर, तो मोस्ट ऑफ द 1.5 तासाचाच पेपर होतो पूर्ण प्रॅक्टिकल, ऑब्जेक्टिव एंड ये छोड़ के। ओके, फिफ्थ वाला आपको क्या मेंशन करना है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, हा इन डिटेल वाला पाहिजे, इन डिटेल। म्हणजे तो आपण चार्ट बघितला होता ना लास्ट टाइम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, 2 रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क में 3 आते हैं, कौन से? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। सिस्टमॅटिक म्हणजे आउटसाइडर रिस्क, ज्याचा अफेक्ट सगळ्या इंडस्ट्रीला होतो, नॉट फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। तो जिसमें मार्केट रिस्क क्यों आता है? सेम 3 लाइन से एक्सप्लेनेशन। मार्केट रिस्क क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन मार्केट प्राइसेस। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों आता है? फ्लक्चुएशंस इन द इंटरेस्ट रेट। एंड इन्फ्लेशन रिस्क क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन पर्चेसिंग पॉवर। म्हणजे जर लोकांची रेट वाढला, महागाई वाढली, तर सगळ्यांची पर्चेसिंग पॉवर कमी होते, त्याच्यामुळे तो रिस्क अफेक्ट होतो। अनसिस्टमॅटिक कोणते आहेत? 3, बिझनेस रिस्क, फायनान्शियल रिस्क अँड डिफॉल्ट रिस्क। बिझनेस रिस्क कशावरती डिपेंड असते? इंटरनल फॅक्टर्स अँड एक्सटर्नल फॅक्टर्स, बट दिस कॅन बी कंट्रोलेबल। म्हणजे ह्या ज्या आहेत अनसिस्टमॅटिक रिस्क ही पर्टिकुलर कंपनीसाठी असते, मीन्स कंपनी में कुछ अफेक्ट हो रहा है तो वो कंपनी के 2 फैक्टर्स है, एक तो इंटरनल फैक्टर्स उसको कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फॅक्टर्स कर रहे हैं। फायनान्शियल रिस्क कधी येते? जेव्हा तुम्ही जास्त लोन घेता तर तुमचा इंटरेस्ट वाढतो, जितना आप लोन कम लोगे उतना कम इंटरेस्ट होगा, तो आपकी इंटरेस्ट, सॉरी फायनान्शियल रिस्क आहे ते लोअर लेवलला राहील। जेवढं लोन तुम्ही जास्त घेतलं तेवढा इंटरेस्ट तुम्हाला द्यावा लागणार, सो त्याच्यावर फायनान्शियल रिस्क वाढते। एंड तीसरा डिफॉल्ट रिस्क, मतलब क्या? आपने पैसा डाला पर्टिकुलर कंपनी में और वो कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, डूब रही है, तो पूरा पैसा वहां पे जा सकता है। तो हे डिटेल मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे। एंड द सिक्स्थ वन कंक्लूजन, जिसमें आपको चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट म्हणजे काय? टेबल प्रिपेयर करना। तो हा टेबल लाइक दिस है बघा वाला, इसमें आपको रेशियो शो करना है, दैट इज प्रपोर्शन, कि कितना पैसा आपने कहाँ पे डाला। मग त्यासाठी काय कराल? पर्टिक्युलर्स किसने किसमें इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट, किती अमाउंट इन्वेस्ट केली आहे, मग अमाउंटचं प्रपोर्शन कसं काढाल? तर ईच अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 40%, 4 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 16%, 6 लाख डिवाइड बाय 25 24, 1 लाख डिवाइड बाय 4, 3 लाख डिवाइड बाय 25 12। हे कंपल्सरी प्रपोर्शन शो करायचे। दिस इज द कंक्लुजन पार्ट। ठीक आहे, म्हणजे अशी तुम्हाला बघायला गेलं तर तुमची काय बोलतात त्याला, केस स्टडी अराउंड किती जाऊ शकते? 5 to 6 पेजेस जाऊ शकते। बट टाइप्स ऑफ रिस्क इन डिटेल्स, ईच एंड एवरी रिस्क ला 3 लाइन्स, ईच रिस्क 3 लाइन्स में आपको वहां पे लिखना है, म्हणजे त्याचा मीनिंग तुम्हाला 3 लाइन्स एटलीस्ट पाहिजेच पाहिजे। इसलिए केस स्टडी सबसे लास्ट में रखना, बिकॉज मैक्सिमम क्या बोलतात त्याला, मार्क्स
अर्न करू शकता ते थ्रू प्रॅक्टिकल. एकदा प्रॅक्टिकल तुमचे झाले सगळे सॉल्व्ह करून, मग बाकीचा पूर्ण वेळ तुमचा केस स्टडीसाठी राहील. हा, केस स्टडी पण ही कंपल्सरी आहे, प्रत्येक इयरला केस स्टडी येते. ओके. अभी इसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो लिखना. इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस. म्हणजे इफ केस स्टडी आप नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो. पहला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल असेट्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये स्टार मार्क दिए हुए क्वेश्चन एलडीआर है. एक्झामला जायच्या आधी वाचून जायचे क्वेश्चन. मतलब और भी है ये क्वेश्चंस. म्हणजे काही नसेल करत तर ऍटलीस्ट एवढं करून गेलं तरी ठीक आहे. ये अगर केस स्टडी नहीं आ रही है तो ये शॉर्ट नोट्स आप कर सकते हो.
हा त्या केस स्टडीला और येतात किंवा प्रॅक्टिकलला म्हणजे शॉर्ट नोट्स तुम्ही नाही केलात तरी चालू शकतो. फक्त एवढंच की शॉर्ट नोट्स मध्ये तुम्हाला 3 पेजेस मध्ये प्रत्येक शॉर्ट नोटला ऍटलीस्ट एक पेज भरावं लागेल. तसे 3 फक्त अटेंड करावं लागतील. केस स्टडीला थोडस लिहायची मेहनत जास्त आहे पण ते इझी आहे. 3 शॉर्ट नोट्सला डोकं लावण्यापेक्षा फक्त 2 क्वेश्चन्स वरती फोकस केलेलं इन्व्हेस्टमेंट रेव्हेन्यूज अँड टाइप्स ऑफ हे रिस्क. हा केस स्टडी प्रॅक्टिकलला पण और येऊ शकतं किंवा थिअरी क्वेश्चन्सला और येऊ शकतं असं. पण शॉर्ट नोट्सला और कंपल्सरी प्रॅक्टिकल नाहीतर केस स्टडी. म्हणजे शॉर्ट नोट्स तुम्ही स्किप केला तरी चालेल. हा प्रॅक्टिकलला और थिअरी आहे ऑप्शनलला म्हणून थिअरी जास्त हे नाही करत. हा 15 किंवा 7-8. आता रिस्क अँड रिटर्न आहे त्याला पूर्ण 15 मार्क्सचा तो एकच सम येतो. कोणता? एक्सपेक्टेड प्राइस प्रेझेंट प्राइस. म्हणजे तुम्हाला रिटर्न दिला नाहीये फक्त शेअर्सची प्राइस दिली आहे. मग एक्सपेक्टेड मायनस प्रेझेंट करून तुम्ही पहिला रिटर्न काढा मग रिटर्नचा अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के वो भी 2 कंपनी का. मग तो मोठा क्वेश्चन 15 मार्काचा. आणि जर शॉर्ट येतोय तर तो आहे बूम नॉर्मल रिसेशन विथ प्रोबॅबिलिटी. तो सम प्रत्येक ह्याला आलेलाच आहे तो क्वेश्चन. हायब्रिड स्कीम म्युच्युअल फंड मध्ये भेटेल तुम्हाला. म्हणजे आता केस स्टडी मध्ये आपण लिहूच. हाइब्रिड स्कीम म्यूचुअल फंड में होता है वही हाइब्रिड इक्विटी एंड डेट. मतलब आपका इंस्टॉलमेंट में हाफ अमाउंट इक्विटी शेअर्स किंवा प्रेफरन्शियल शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्ट होणार आणि हाफ अमाउंट तुमची डेट इन्स्ट्रुमेंट मध्ये होणार. आणि लास्ट सेन्सेक्स. डन. हा तेवढेच आहे तर बाकी नाही तेवढेच. पेज झालं लिहून. चलो मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर नवंबर 2022 निकालना. एक केस स्टडी रेडी सॉल्यूशन है मतलब ऑलरेडी रेडी है. केस स्टडी अपन त्याच्या पुढे सॉल्व करूया. ओके तो अभी हम लोग जो केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं वो शॉर्ट में कर रहे हैं इन डिटेल वाला नहीं है. मीन्स त्याच्या खाली फक्त तुम्हाला एक्सप्लेनेशन लिहायचं. एक इन डिटेल वाला करूया आणि एक ऑलरेडी केलेलं. ओके सो नवंबर 2022 का पेपर निकालना. नवंबर 2022 पेज नंबर 118. आगे चलो तो पेज नंबर 118 बोला क्या है. तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 118 में आना. यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर कंसल्टेंट practicing as a freelancer. Mr. Arpit approach you for his investment planning. His age is 65 years. म्हणजे ऑलमोस्ट तो एज ओल्ड एज कॅटेगरी मध्ये आला. with investable funds of rupees 2 crores. Okay. He needs guidance in respect of the following area. Explain in a brief what are the investment avenues and what are the various types of risk. चलो तो पहला as per the case study pattern पहला हम लोग क्या लिखेंगे इन्वेस्टर डिटेल्स. काय है नाम इन्वेस्टर डिटेल्स का. मिस्टर अर्पित है. ओके मिस्टर अर्पित है. उसका एज क्या है 65 इयर्स. मतलब वो ओल्ड एज कैटेगरी में आ गया. 60 इयर्स तक 50 ईयर तक वो ओल्ड एज नहीं है. 50 से अब जाएगा तो ओल्ड एज में आएगा. इन्वेस्टेबल फंड
तीन ऑप्शन्स लिहिणार. नेम ऑफ द इन्व्हेस्टर, त्याचा एज काय आणि ते किती फंड इन्व्हेस्टमेंट तो करणार है. सो किती फंड इन्वेस्ट करणार है, 2 करोड़. दूसरा, अभी उसको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा. तो पहले तीन ऑप्शंस आपले सेम है. कोणते, मैक्सिमम रिटर्न चाहिए. बिकॉज मैक्सिमम रिटर्न क्यों हम लोग लिख रहे हैं, बिकॉज इज अ फ्रीलान्सर अँड 2 करोड इन्व्हेस्ट करतोय. ओके. अँड 65 एज आहे, म्हणजे त्याच्याकडे थांबायला अजून वेळ नाहीये. मीन 65 एज वाला है ना, तो वो स्टेबल रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट करेगा. मॅक्झिमम रिटर्न म्हणजे काय, मरायच्या आधी मला मॅक्झिमम रिटर्न अर्न करायचं, म्हणजे एवढं डोकं त्याच्यासाठी थोडं लावायचं. सो पहला रिटर्न क्या है, मैक्सिमम रिटर्न. दूसरा, सुटेबल रिस्क, जैसे रिस्क होगा वो लेने के लिए रेडी है. तिसरा, लिक्विडिटी, म्हणजे काही झालं तरी इमर्जन्सी मध्ये पैसे निघाले पाहिजेत. फोर्थ, प्रोटेक्शन टू द फैमिली, क्योंकि 65 ईयर्स है तो ऑब्वियसली मैरिड होगा वो और उसकी फैमिली होगी, तो वो अगर जाएगा तो उसके पीछे जितने भी बच्चे हैं उनको वो पेमेंट मिलेगा. फिफ्थ, पेन्शन बेनिफिट, कारण 65 इयर्सचा आणि तो फ्रीलॅन्सर आहे. फ्रीलॅन्सर म्हणजे एकाच कंपनीमध्ये नाहीये, तो मल्टिपल कंपनीमध्ये, म्हणजे बोलतो ना आपण, इथून ऑर्डर आली तर तिकडे जाणार, दुसऱ्या कंपनीत ऑर्डर आली तर तिकडे जाणार. फ्रीलॅन्सर्स म्हणजे लाईक पार्लर वाले जे असतात ना, पार्लर वाले, मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट आहे मेकअप आर्टिस्ट, व्हिडिओ फोटोग्राफर. फ्रीलॅन्सर म्हणजे त्यांचा काय एक युनिट नाहीये. म्हणजे मी माझं आता ही काय हिचं नाव, प्रतीक्षा थोरात बोल, वंदना मेकओव्हर, त्यांचा स्वतःचा क्लास आहे, त्यांचं स्वतःचं युनिट आहे. मीन्स वो छोड़ के किसी और को नहीं जाएगी, सिलेक्टेड ऑर्डर्स असेल ते जाणार. फ्रीलांसर्स मतलब कौन, कि ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है जिनका खुद का मेकअप स्टूडियो नहीं है, बट वो इंडिविजुअल ऑर्डर्स क्या करते जाते हैं, लेते जाते हैं, फ्रीलांसर. तो यहाँ पे पेंशन बेनिफिट क्यों, बिकॉज एक कंपनी के अंडर वो काम नहीं कर रहा है, वो एज अ फ्रीलांसर म्हणजे फ्री मध्ये सर्व्हिस नाही देत आहे. फ्रीलांसर मतलब आपके हिसाब से वो कभी भी अवेलेबल होगा. समझलं, म्हणजे तुम्हाला रिक्वायरमेंट है तो तुमच्यासाठी अवेलेबल है. अगर इसके घर पे जाना तो वो इसके घर पे जा सकता है. तो उसकी कंपनी नहीं है तो उसको कोई पेन्शन बेनिफिट देने वाला कोई बंदा नहीं है, म्हणजे कंपनी नाही आहे. मग तो काय करेल, पेन्शन बेनिफिट साठी तुम्हाला त्याला सजेस्ट करावं लागणार की याच्यामध्ये तू इन्व्हेस्ट कर, सो दॅट तुला पेन्शन रेग्युलर बेसिसवरती, म्हणजे तुझं काम करायचं एज स्टॉप झालं की तुला पेन्शन तिथून रेग्युलर बेसिसवरती चालू होईल. हे ठीक आहे. तीसरं काय करणार, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव. चार्ट 2 करोड़ है. अभी उसको हमने क्या सजेस्ट किया, इक्विटी शेयर्स. क्यों इक्विटी शेयर सजेस्ट किया, बिकॉज 65 ईयर्स का है, तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो उसका कैपिटल भी एप्रिसिएशन होना चाहिए. प्लस इक्विटी शेअर्स पर्यंत, इक्विटी शेअर्स तुम्ही ओनर कधीपर्यंत राहता, जोपर्यंत कंपनी जिवंत है तोपर्यंत. मीन्स अगर वो गया भी ना तो भी उसके शेयर्स उसके फैमिली के लिए क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं. इसके लिए क्या है, इक्विटी शेयर्स. मग काय, फिक्स डिपॉजिट. दूसरा क्या है, म्युच्युअल फंड, ये कॉमन है. बॉन्ड्स, ये भी कॉमन है. लास्ट में टॅक्स बेनिफिट साठी दोन सजेस्ट केले, कोणते, पीपीएफ. पीपीएफ क्यों, रिटायरमेंट बेनिफिट, दॅट इज इट्स अ पेन्शन प्लॅन, की तुम्ही रिटायर झाले, काम तुझं स्टॉप केलंस तर ह्याच्यातून तुला रेग्युलर बेसिसवरती पीएफ काढता येईल. LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, अगर तेरे लिए यूज नहीं हो गया तो तेरे पीछे जो भी फैमिली है उसके लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है. मग आता पेमेंट कसं आपण सेग्रीगेट केलं, तर आपण जे टॅक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है और जो पेंशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, उसको 1 लाख से 2 लाख तक हमने सेग्रीगेट किया. 1 लाख किसको दिया, पीपीएफ को. LIC को किसको दिया, 2 लाख. 3 लाख झाले. आता 2 करोड़ मधून 3 लाख गेले, किती राहिले, 1 करोड़ 97 लाख, बरोबर. अभी वो 1 करोड़ 97 लाख हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें से 12 लाख हमने किसको दे दिया, इक्विटी शेयर्स. 1 करोड़ 50 लाख मैक्स अमाउंट कुठे टाकली, क्यों, ये रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है. फिक्स डिपॉझिट ना, पैसे लॉस नाही झाला पाहिजे, कारण त्याचे एज काय, 65 ईयर्स, तो आणि प्लस फ्रीलांसर है, तो उसको ज्यादा कहाँ पैसे अर्निंग नहीं मिल सकता है. फिक्स डिपॉजिट किया मतलब पैसा ब्लॉक हो गया फॉर अ सर्टेन पीरियड, आपका पैसा कम नहीं होगा बट पैसा आपका बढ़ेगा, म्हणून तिथे जास्त टाकले. रिमेनिंग 25 लाख किधर डाला, म्युच्युअल फंड में, और बॉन्ड्स में हमने कितना डाला, 10 लाख. आता हा जो ब्रेकअप आहे हा तुमच्यावरती आहे, म्हणजे प्रत्येकाचं डोकं वेगळं चालणार, त्याप्रमाणे तुम्ही ब्रेकअप करू शकता. म्हणजे कंपल्शन नाही आहे की यही अमाउंट उसी अमाउंट में जाना चाहिए. तर ते म्हणजे होतं ना, टेक्स्टबुक मध्ये जी केस स्टडी आहे तीच केस स्टडीचा अल्टरनेटिव्ह आपल्यासोबत पण मॅच झाला पाहिजे असं काही नाहीये, हे तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग डिवाइड करू शकता. ठीक है. अभी आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल कि हमने ये पैसा उसमें क्यों इन्वेस्ट किया. मग पहिला मोटिव क्या, इक्विटी शेयर्स. कितना डाला इक्विटी शेयर्स में, 12 लाख. क्यों, द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट हिज मनी इन इक्विटी शेयर्स as it gives maximum return and maximum capital appreciation, because उसके पास पीरियड कम है
कारण नॉर्मली माणूस 80 to 85 पर्यंत जिवंत राहू शकतो, तर त्याच्याकडे 20 ते 25 वर्ष आहेत. त्याच्यात त्याला त्याच्या फॅमिलीसाठी काय द्यायचं प्रोटेक्शन, तो उसके लिए वो क्या करते बैठेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन करते बैठेगा. नेक्स्ट बी, फिक्स डिपॉझिट. समोर अमाऊंट लिहायची, किती इन्व्हेस्ट केली, 1,50,00,000 क्यू द इन्व्हेस्टर कॅन इन्व्हेस्ट इज मनी इन फिक्स डिपॉझिट. हे कॉमन लाइन है जी सगळीकडे लिहायचं आहे. ऍज इट गिव्स नील रिस्क, बिकॉज वो उसकी एज कम रह गई है, तो उसके आगे वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है. और स्टेबल रिटर्न ऑफ 6%. 1,50,00,000 के ऊपर 6% कितना रिटर्न मिलेगा उसको एक्स्ट्रा, कैलकुलेट करना. एंड इट कैन बी विथड्रॉ इजीली विथ अ पेनल्टी. 1,50,00,000 के ऊपर 6%, बट इट्स अ पर एनम. एनुअल में 6% मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 9 लाख, 9 लाख की 90 लाख, 9 लाख. 9 लाख उसको एक साल में मिलेगा. अभी वो इन्वेस्टमेंट कितने भी साल में दिया, तो एवरी ईयर उसको कितना मिलने वाला है, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख मिलने वाला है. एक क्लियर. नेक्स्ट सी, म्युच्युअल फंड. ह्याला थोडासा मोठा एक्सप्लेनेशन लागतं. ओके, म्युच्युअल फंडला आपको थोडासा बड़ा एक्सप्लेनेशन, म्हणजे असं नाही की तुम्ही इन्वेस्ट करा म्युच्युअल फंड मध्ये, इज अ प्रोफेशनली मैनेज स्कीम. आपको क्या करना है, दो स्कीम है. पहला कौन सी स्कीम है, इनकम ओरिएंटेड स्कीम, जैसे मैंने बोला शेयर इसमें डेप्ट में. दूसरा हाइब्रिड स्कीम. अभी इसमें म्यूचुअल फंड में आपने कितना डाला, 25 लाख. फिर उसको ब्रेकअप शो करना है की इनकम ओरिएंटेड की हायब्रिड स्कीम. तर इनकम ओरिएंटेड का, बिकॉज जेव्हा तुम्ही डेप्ट मध्ये इन्व्हेस्ट करता ना, तुम्ही कंपनीचे ओनर नाही बनत, तुम्हाला कंपनीचा प्रॉफिट नाही मिळत, बट इसमें एक फायदा क्या है की आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. हायब्रिड मध्ये जेव्हा तुम्ही जाता, त्याच्यामध्ये काय होतं, जेव्हा तुम्ही इक्विटी शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्ट केलं ना, तर तिथे तुम्हाला रिस्क जास्त आहे. पैसे म्हणजे कंपनीकडे प्रॉफिट असेल तर तुला रिटर्न देणार, नसेल तर तो तुला रिटर्न देणार नाही. बट जर तू डेप्ट मध्ये तू इन्व्हेस्ट केले ना, तर कंपनीला तुला द्यायचंच आहे. प्रॉफिट झाला तरी तुला इंटरेस्ट द्यायचा, लॉस झाला तरी तुला इंटरेस्ट द्यायचा. इफ लॉस इंटरेस्ट द्यायला पैसे नसतील तर तो क्युम्युलेट होतो नेक्स्ट इयर. जसं आता ह्याचं चाललंय काय ते लाडकी बहीणचं, 1,500 जुलै, ऑगस्ट में त्यांनी फॉर्म भरला त्यांना 3,000, सितंबर मध्ये फॉर्म त्यांनी भरला त्यांना 4,500. समझा, अभी अक्टूबर में दिवाली आया तो उसको 3,000 उसने एक्स्ट्रा दे दिया. सो म्यूचुअल फंड 25 लाख. तो ये दो है. कौन से इनकम ओरिएंटेड एंड दूसरा हायब्रिड स्कीम. इनकम ओरिएंटेड में 25 लाख है, तर त्याच्यातले जास्त पैसे तुम्हाला कशात टाकायचे, इनकम ओरिएंटेड. और लेस अमाउंट, ये भी ब्रेकअप आपके ऊपर है किती करायचं. काही लोक 5 लाख हाइब्रिड मध्ये टाकतील, 20 लाख इनकम ओरिएंटेड, कुछ लोग 15 लाख उधर डालेंगे, 10 लाख इधर डालेंगे. ओके, सो इनकम ओरिएंटेड स्कीम क्या है, 15 लाख, बिकॉज इन दिस स्कीम द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन डायरेक्टली इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एज इट गिव्स मैक्सिमम रिटर्न यूजिंग डेप्ट फंड. दूसरा हाइब्रिड स्कीम. हाइब्रिड स्कीम क्या है, 10 lakh. In this scheme, some part of the amount invested in a equity for a capital appreciation and part of the investment invested in a debt fund for maximize return. भाई म्यूचुअल फंड दो स्कीम, इनकम ओरिएंटेड हाइब्रिड. इनकम ओरिएंटेड म्हणजे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड स्कीम जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. हाइब्रिड स्कीम म्हणजे डेप्ट मध्ये टाकलं तर काय मिळणार, इंटरेस्ट. इक्विटी मध्ये टाकलं तर काय मिळणार, कॅपिटल अप्रिसिएशन किंवा डिविडेंड. ओके, नेक्स्ट बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कितना किया, 10 लाख, बिकॉज इज इश्यू बाय द बॉन्ड्स मध्ये का, कारण 65 इयर्स आहे, त्याला रिस्क जास्त नाही घेऊ शकत. आणि गव्हर्नमेंट मध्ये तुम्ही कुठेही पैसा टाकला तरी तो रिस्क, तिथे रिस्क नाही आहे, म्हणजे तुम्हाला तुमचे पैसे डुबू नाही शकत तिकडे. सो विच आर इश्यू बाय द गव्हर्नमेंट वेर रिस्क आर निग्लेजिएबल अँड गिव्ह सुटेबल रिटर्न. आणि गव्हर्नमेंटच्या कोणत्याही सिक्युरिटीमध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट केलं तर तुम्हाला टॅक्स लागत नाही, बिकॉज गव्हर्नमेंट एक्सपेन्सेस ऑल आर एक्झिम फ्रॉम द टॅक्स. So bonds 10 lakh, the investor can invest his money in a bond which are issued by the government where risk. आता हे बॉन्ड जे आहेत ते गव्हर्नमेंट पण इश्यू करतात, नॉन गव्हर्नमेंट म्हणजे पब्लिक सेक्टर पण इश्यू करतं, सॉरी गव्हर्नमेंट भी इश्यू करता और प्रायव्हेट सेक्टर भी बॉन्ड इश्यू करतात. जर तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टर मधून बॉन्ड घेताय तर रिस्क आम्ही सांगू नाही शकत, तिथे रिस्कचे चान्सेस आहेत, बट गव्हर्नमेंट थ्रू लेले तर वहां पे रिस्क आपको नहीं है. नेक्स्ट पीपीएफ. पीपीएफ में क्यों, PPF is also another option for investment as it comes with the tax benefit. It is one of the tax saving scheme and also provide benefit for the old age pension plan. म्हणजे जसं तुमचं एज झालं, काम म्हणजे काम करायचं एज झालं,
फिर आपको जितना भी पैसा आपने डाला है वो एज आपको मंथली इसमें आपको कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ इंश्योरेंस, क्यों कितना डाला, 2 लाख। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। अगर पॉलिसी होल्डर मर गया तो उसके पीछे जो भी नॉमिनीज है उनको वो पैसा मिल सकता है। हे क्लियर झालं, इथे तुमची केस स्टडी एक्सप्लेन झाली। आता जो बी वाला पॉइंट आहे, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क असोसिएटेड विथ। सो टाइप्स ऑफ रिस्क, 2 टाइपचे रिस्क आहेत, कोणते, सिस्टमॅटिक एंड अनसिस्टमॅटिक। तो सिस्टमॅटिक में 3 आते हैं, कौन से 3, मार्केट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। मार्केट रिस्क क्यों आता है, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस। इंटरेस्ट रेट क्यों आता है, फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। आहे इझी, फक्त एवढंच की थोडा लिहायला वेळ लागेल। इन्फ्लेशन ड्यू टू पर्चेसिंग पॉवर, म्हणजे तुमची जर पर्चेसिंग पॉवर अफेक्ट झाली, आता कोविड मध्ये सगळ्यांचा लॉस झाला का, बिकॉज सगळ्यांचे जॉब बंद झाले होते, सगळ्यांचं पेमेंट होल्ड झालं होतं किंवा हाफ पेमेंट झालं होतं। तो जितने भी लोग हैं वो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, जितना इसेंशियल है उतना ही खर्च कर रहे थे, इसलिए मैक्सिमम जो जॉब्स है, मतलब मैक्सिमम कंपनीज है, उनका क्या हो गया, लॉस हो गया। दूसरा रिस्क कौन सा है, अनसिस्टमैटिक। कौन से 3 है, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड डिफॉल्ट। बिझनेस रिस्क 2 टाइप के, कौन से 2 टाइप के, इंटरनल रिस्क म्हणजे तुमच्या स्टाफ मध्ये काही गॉसिपिंग असेल किंवा तुमचा स्टाफ इंटरनली काही मिसकम्युनिकेशन कर रहा है बिटवीन द स्टाफ और उसके अकॉर्डिंग रिस्क आ रहा है, तो ये दोनों भी रिस्क कॅन बी कंट्रोल। एक्सटर्नल म्हणजे काय, तुमच्या अपोनेंट कंपनीने तुमच्या विरुद्ध काहीतरी केस रेज केली किंवा तुमच्या प्रोडक्शन प्लॅन मध्ये काहीतरी मिक्स केलं, तर हे तुमचं एक्सटर्नल रिस्क आहे। फायनान्शियल रिस्क, more debt, more risk, right? And vice versa. कमी डेप्ट घेतला तर कमी रिस्क झाला, जास्त डेप्ट घेतला तर जास्त रिस्क। डिफॉल्ट, कंपनी बैंकरप्ट हो गया, कंपनी के पास कुछ पैसा ही नहीं है, राइट, तो आपका डिफॉल्ट रिस्क आएगा। एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। काय कंक्लूजन है, हे फक्त मी इन डिटेल नाही लिहिलंय। कंक्लूजन काय आहे, इक्विटी, फिक्स डिपॉझिट, म्युच्युअल, म्हणजे जे तुम्ही वरती चार्ट केलाय तो टेबल मध्ये टाकायचा आहे। अमाउंट का ब्रेकअप, फिर हमने प्रपोर्शन निकाला, 6% ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स, 75% अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट। क्यों, ओल्ड एज है, पैसा डूबना नहीं चाहिए, उसके पीछे के जो फैमिली मेंबर्स है उनको मिलेगा। 12.5 इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, 5% इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, 0.5% इन्वेस्टेड इन पीपीएफ एंड 1% इन्वेस्टेड इन LIC। चाहो तो हम लोग पीपीएफ में 5 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ओल्ड एज के लिए मैक्सिमम यूज होगा पेंशन प्लान की। क्लियर, सो ऐसे आपका केस स्टडी है डन। तो नेक्स्ट, हाँ ये पीडीएफ में पाठवेल लास्टला। अभी आना 2018 के पेपर में, नवंबर 2018। ओके चलो, सो पहले रीड करते हैं हम लोग। As a portfolio management consultant, you are approached by Mr. Wag, who is an investor. Mr. Wag, age कितना है, 35, और इन्वेस्टेबल फंड कितना है, 10 lakhs। He wants to know from you the following। अभी 35 एज वाला है तो उसको पेंशन प्लान में ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक तो काम कर, तो मैक्सिमम रिटर्न मिलने के ऊपर एंड मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर। सो व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, म्हणजे बघायला गेलं तर पूर्ण केस स्टडी 8 and 7 मार्क्स मध्ये डिवाइडेड है। चलो तो यहाँ पे चलो, सो पहला लिखना, स्टार्ट माझ्यासोबतच लिहायचं। सो लिखना मैम, MU क्वेश्चन पेपर नवंबर 2018 केस स्टडी, MU क्वेश्चन पेपर नवंबर 2018 केस स्टडी डन। चलो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, इन्वेस्टर डिटेल्स। पहला फर्स्ट आप इन्वेस्ट मेंशन करोगे इन्वेस्टर डिटेल्स। ओके चलो, सो फर्स्ट मेंशन करना इन्वेस्टर डिटेल्स।
name, age and investable fund. Name, age, investable fund. चलो नेम क्या है? मिस्टर वाक, एज कितना है? 35 years और इन्वेस्टेबल फंड अमाउंट रुपीज 10 lakhs. इन्वेस्टेबल फंड अमाउंट रुपीज 10 lakhs. डन. चलो नेक्स्ट काय लिहाल? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर. चलो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमम रिटर्न, बिकॉज ये अभी अभी जॉब को लगा है या फिर ऑलरेडी जॉब में रनिंग आहे, मतलब जॉब करतोय तो, सो तो मॅक्झिमम रिटर्न घेऊ शकतो. आता जर तुम्हाला हे कम समजत नसेल की मिनिमम रिस्क पाहिजे की मॅक्झिमम, तर एक वर्ड सुटेबल रिस्क. त्याला जशी रिस्क परवडेल तशी तो रिस्क घ्यायला रेडी होईल. इज अ सुटेबल रिस्क. हा, जर तो माणूस 85 इयर्सचा असेल ना, तर काय घ्यायचं? लो रिस्क, कारण तो पैसे गमवणार नाही, जास्त पैसे अप्रिशिएट करणार. तिसरा, लिक्विडिटी. आणि हा लिक्विडिटी, रिस्क अँड रिटर्न ये सबका कॉमन पॉइंट आहे, प्रत्येक इन्व्हेस्टरला हे कॉमन पॉइंट आहे. डी लिखना कॅपिटल अप्रिसिएशन. आणि जेव्हा तुम्ही कॅपिटल अप्रिसिएशन घेताय ह्याचा मिनिंग तुम्हाला कंपल्सरी इक्विटी शेअर्स मध्ये पैसे टाकणं आहे. बिकॉज कॅपिटल अप्रिसिएशन में एक तो रिअल इस्टेट, अदरवाइज इक्विटी शेअर्स. पण मोस्ट ऑफ द रिअल इस्टेट कोण सजेस्ट नाही करत, म्हणजे केस स्टडी मध्ये प्रत्येक कोणत्याही पण केस स्टडी मध्ये रिअल इस्टेट इन्वॉल्व नहीं झालाय. कैपिटल अप्रिसिएशन लिख रहे हो तो कंपल्सरी आपको थोड़ा सा पैसा इक्विटी शेयर्स में डालना ही है. सो इधर लिखना कैपिटल अप्रिसिएशन. हो गया. चलो नेक्स्ट, थर्ड, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स. थर्ड, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव. हो गया. चला पहिला ब्रेकअप चार्ट शो करायचा आहे. आता तुमच्याकडे किती पैसे आहेत? 10 लाख आहे. फक्त प्रेझेंटेशन व्यवस्थित ठेवा. पट्टी पेन्सिलने लिहायचा, पेनाने फक्त लिहू नका. तीन जे आपले नॉर्मल आहेत ते पीपीएफ, एनएससी आणि एलआयसी, हे तीन कॉमन आहेत. ओके. आणि आता कॅपिटल अप्रिसिएशन बोलले तर एक इक्विटी शेअर्स मध्ये जाईल, दुसरं फिक्स डिपॉझिट मध्ये जाईल, तिसरं म्युच्युअल फंड मध्ये जाईल. हे डिपेंड ना तुमच्यावरती आहे. चलो इधर हमने लिखा इक्विटी शेअर्स. आणि म्युच्युअल फंड सगळ्यांना सजेस्ट करायचा. इक्विटी शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि फिक्स डिपॉझिट. फिक्स डिपॉझिट का? कारण पैसे डुबायचे चांसेस कमी है, रिस्क नहीं है. इक्विटी शेयर्स में ज्यादा नहीं डाल सकते. इक्विटी शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, म्युच्युअल फंड, पीपीएफ, एलआयसी आणि लास्ट वाला काय होता आपला? एनएससी, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट. आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट कुठे भेटतं? पोस्ट ऑफिस मध्ये, बाकी कुठेही नाही मिळत. चला सांगा आता ब्रेकअप. 10 लाख आहे, काय करूया? एलआयसी मध्ये बोला, तुमच्यावरती आहे. 1 लाख. चलो एलआयसी 1 लाख. एनएससी भी 1 लाख. पीपीएफ मध्ये काय करूया? 2 लाख की 1 लाख? 35 आहे ना, रिटर्न वाला कमी है मिळायची. ठीक है, 1 लाख टाकलो. चलो अभी कितना बचा आपके पास? 7 लाख बचे हैं. बोलो क्या करेंगे? 7 लाखामध्ये जास्त अमाऊंट, बघा 7 लाख आहेत ना,
फिक्स डिपॉझिट मध्ये किती टाकायचं? 4 लाख. 4 लाख फिक्स डिपॉजिट. अभी बचे 3 लाख. 3 लाख में से 1 लाख इक्विटी शेअर्स किंवा 2 लाख म्युच्युअल फंड किंवा दोनों हाफ हाफ 1,50,000 1,50,000 हाफ हाफ. सो इक्विटी शेअर्स 1,50,000 पैसे त्यांचे. आता तुम्ही काय एवढे घाबरून डिसिजन घेताय? 1,50,000 1,50,000. चलो हर एक को बॉक्स करना है. दिवाली आ रही है, डेकोरेशन वहां पे चाहिए. प्रेजेंटेशन पाहिजे. अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है ना तो प्रेजेंटेशन नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं किया तो भी चलता है. बट जर तुमचा हँड रायटिंग खराब आहे ना तर तुम्ही जास्त करून प्रेझेंटेशन चांगलं केलं पाहिजे. हे डन. चलो 10 lakhs का ब्रेकअप किया. चला आता काय करायचंय? इन डिटेल एक्सप्लेन. ये हो गया इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव. चलो फोर्थ. इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज एक्सप्लेनेशन. चलो उसमें पहला इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज क्या है? इक्विटी शेयर्स. सामने पैसा लिखना, कितना इन्वेस्ट किया? 1,50,000. इन्व्हेस्टरच्या जागी मिस्टर वाघ तरी चालेल. इन्व्हेस्टर कॅन इन्वेस्ट हिज मनी इन इक्विटी शेअर्स it will help Mr. Wagh for capital appreciation. But इक्विटी शेअर्स इन्व्हेस्ट 3 लाईन कंपल्सरी प्रत्येक पॉइंटला ठेवा. सो इन्व्हेस्टर कॅन इन्वेस्ट हिज मनी इन इक्विटी शेअर्स बिकॉज इट विल हेल्प फॉर द कॅपिटल अप्रिसिएशन अँड अँड ऑल्सो इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म इन नेचर. लिक्विड फॉर्म म्हणजे तुम्हाला जेव्हा पण पैसे लागतील तेव्हा तो विथड्रॉ करू शकतो किंवा अँड ऑल्सो इट कॅन बी विथड्रॉ इझिली. डन. किंवा असं पण लिहू शकता ऍज इट कम्स विथ द ओनरशिप. म्हणजे तुम्ही इक्विटी शेअर्स घेता तेव्हा कंपनीचे तुम्ही सम पर्सेंटेजने ओनर होता. म्हणजे जर तुम्ही 1% इक्विटी घेतली तर 1% तुम्ही ओनर झाले त्याचे कंपनीचे. मीन्स डिसिजन असेल तर तुम्ही घेऊ नाही शकत किंवा त्याच्यात इंटरफेअर नाही करू शकत बट तुमच्यापर्यंत तो कन्वे केला जातो. बट 51% से भी ज्यादा अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो. भले तू कंपनी फॉर्म नसेल केलंस तरी डिसिजन मेकर तो 51% वाला बंदा होता. म्हणून मॅक्झिमम कोणाला इक्विटी देत नाही कोणतीही कंपनी. ठीक आहे. इक्विटी शेअर्स हो गया. नेक्स्ट काय सजेस्ट केलं? फिक्स डिपॉझिट आहे ना. चलो नेक्स्ट फिक्स डिपॉझिट क्या है? किती इन्वेस्ट केले? 4 लाख.
लँग्वेज तुमच्या अकॉर्डिंग चेंज होऊ शकते. Fixed deposit, it is very convenient and safest form of investment. Convenient क्यों? Because उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ ये नहीं करना पडेगा. काय डॉक्युमेंटेशन जास्त करावं नाही लागत. तुमच्या रिस्पेक्टिव्ह बँक मध्ये जाऊन तुम्हाला फक्त एक स्टेटमेंट फिल करायचं असतं. त्या अकॉर्डिंग तुमचा फिक्स डिपॉझिट होता. अँड ऍज इट कम्स विथ द फिक्स डिपॉझिट लिहिता तर 2 पॉइंट्स. कोणते 2 पॉइंट? एक निल रिस्क, दूसरा 6% फिक्स इंटरेस्ट. 6% PA, दॅट इज पर ॲनम. ओके, जेवढे वर्ष तुम्ही इन्व्हेस्ट करताय तेवढे वर्ष तुम्हाला पर ॲनम फिक्स अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट मिळतो. ओके, अँड you can withdraw money easily or it can be withdraw money easily. Done? हो गया? चलो नेक्स्ट. फिक्स डिपॉझिट हो गया. मग पुढे काय होतं? नेक्स्ट क्या था? म्यूचुअल फंड. चलो म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डाला? 1,50,000 डाला. चलो म्यूचुअल फंड, यस म्यूचुअल फंड 2 बेसिस पे आता है. कौन से 2 बेसिस पे? कौन से 2 बेसिस पे? इनकम ओरिएंटेड स्कीम. चलो इनकम ओरिएंटेड स्कीम मध्ये बोला 1,50,000 मधले मैक्स अमाउंट इनकम ओरिएंटेड में डालना है. 1,50,000 ऐसे करेंगे, इधर डालना 1,00,000. It means invested money is deposited into debt fund which gives less risk with a fixed amount of interest. Less risk with a fixed amount of interest. It means invested money is deposited into the debt fund which gives less risk with a fixed amount of interest. जिसमें आपको रिस्क सबसे कम मिलता है बट फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे मिलता है. दूसरा लिखना हाइब्रिड स्कीम. दूसरा लिखना हाइब्रिड स्कीम. चलो हाइब्रिड स्कीम में कितना डाल रहे हैं? 50,000. इधर लिखना इन दिस स्कीम some part of the amount in this scheme, some part of the amount is invested in equity and part of the amount
पुढे लिहिलं का and part of the amount and part of the amount in debt fund. त्याच्या पुढे लिहा investment in equity. Investment in equity gives you capital appreciation. Gives you capital appreciation and debt fund gives you fixed amount of interest. And debt fund gives you fixed amount of interest. So income oriented scheme and hybrid scheme. ठीक है, तो यहाँ पे आपको छोटा सा चार्ट शो करना है. तो म्यूचुअल फंड दो स्कीम, इनकम ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड स्कीम. चलो, तो जो इनकम ओरिएंटेड होता है किसमें इन्वेस्ट किया जाता है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में. और हाइब्रिड स्कीम जो होता है वो इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन दोनों में किया जाता है. चलो, इफ आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. इक्विटी में पैसा डाल रहे हो तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा. एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा. डन. चला, म्युच्युअल फंड नंतर नेक्स्ट काय? म्युच्युअल फंड सी के बाद नेक्स्ट डी क्या है? पीपीएफ. उसका फुल फॉर्म लिखना है इधर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. एंड सगळ्यांचे फुल फॉर्म सभी इसमें फुल फॉर्म आपको लर्न करके जाना है. सीएपीएम तो आपको पता होना चाहिए. सीएपीएम का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. बिकॉज मैक्सिमम कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है वो शॉर्ट फॉर्म में आता है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म मतलब लॉन्ग फॉर्म उसका क्या डिटेल में एक्सप्लेन करना है. चलो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना पैसा डाला? 1 लाख. PPF is most suitable investment form as gives also useful for the pension benefit. नेक्स्ट ई पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बाद नेक्स्ट क्या है? लास्ट ना, लास्ट ना, सेकंड लास्ट ना, LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्लान. यस, लाइफ इंश्योरेंस में कितना डाला? तीनों पे भी हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है. सो लाइफ इंश्योरेंस प्लान 1 लाख, LIC प्लान gives protection to the family members
the death of policy holder. It also comes with the tax benefit under section 80C. ये लिखा तो जरा वेटेज और बढ़ेगा, सामने वाले को लगेगा इसके पास दिमाग है. अंडर द सेक्शन ऑफ 80C. एंड द लास्ट वन कौन सा? NSC ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. चलो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? अमाउंट ₹1,00,000. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. NSC certificate which is authorized by government hence there is a no risk of losing money. No risk of losing money. NSC certificate can be through post office. So NSC certificate can be get through post office, and also it is exempt from tax. म्हणजे ह्यामध्ये तुम्ही किती पण इन्व्हेस्ट केले तर ते तुमचं डायरेक्टली एक्झिम्ट होते टॅक्स वर. हो गया. सो यहाँ तक हमने इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज का क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज अवेलेबल इन इंडिया. तो यहाँ पे आप उसको फर्स्ट पार्ट कर सकते हो. ये जो है इधर लिखना है फर्स्ट पार्ट, इन्वेस्टर डिटेल्स. अभी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ तक किया. सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था? तो सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क. तो ये फोर्थ है, इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज एक्सप्लेनेशन. इधर लिखना फिफ्थ, टाइप्स ऑफ रिस्क. फिफ्थ, टाइप्स ऑफ रिस्क. ओके, चलो. सो टाइप्स ऑफ रिस्क. Risk means chances of losing money. There are mainly two types of risk. Mainly म्हणजे हे मेन टाइप आहे, त्याच्या अंडर सब टाइप आहे. There are two types of risk. कौन से? तो सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. चलो, अभी उसके फीचर्स भी लिखना. सिस्टमैटिक रिस्क इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर. and unsystematic risks are controllable in nature. Okay, so unsystematic risk के अंडर क्या क्या आता है और सिस्टमैटिक रिस्क के अंडर क्या क्या आता है? So unsystematic risk कोणते कोणते? मार्केट रिस्क. दूसरा कौन सा? मार्केट काय आला? सिस्टमॅटिक अनकंट्रोलेबल, अनसिस्टमॅटिक कंट्रोलेबल. हे अनसिस्टमॅटिक म्हणजे विदिन कंपनी ना, म्हणजे इंटरनल फॅक्टर्स, एक्सटर्नल फॅक्टर्स. सिस्टमॅटिक रिस्क म्हणजे पूर्ण इंडस्ट्रीला अफेक्ट, तिथे तुझी कंपनी काहीच नाही करू शकत. जसं कोविड,
ही सगळ्यांसाठी सिस्टमॅटिक रिस्क झाली जिने पूर्ण सगळ्या इंडस्ट्रीला अफेक्ट केलं असं. सो मार्केट रिस्क. नेक्स्ट है कौन सा था, इंटरेस्ट रेट रिस्क. मार्केट रिस्क. नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क. एंड तीसरा तीसरा कौन सा, इन्फ्लेशन रिस्क. वैसे अनसिस्टमैटिक रिस्क. सो अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा था, पहला बिजनेस रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क, एंड तीसरा डिफॉल्ट रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट. सो डिटेल में केस स्टडी लिख रहे हैं, मतलब आपको लास्ट में म्हणजे काय एक्झॅक्ट लिहायचं ते लक्षात येईल. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट पूरे 15 मार्क्स वहां पे आपको मिल सकता है जर तुम्ही व्यवस्थित प्रेजेंटेशन एंड डिटेल 5 to 6 पेजेस आपको एटलीस्ट वहां पे करना ही करना है. हाँ इन डिटेल लिहायचं आता. चलो, म्हणून केस स्टडी सर्वात लास्टला, सबसे लास्ट में करना है. पहले प्रैक्टिकल सॉर्ट करके लेना एंड ऑब्जेक्टिव करके जाना, वहां पे तुक्का मत मारना बिकॉज ऑब्जेक्टिव मध्ये मार्क्स मिळायचे चान्सेस जास्त असतात. चलो, सिस्टमैटिक रिस्क लिखना या फिर देखना, पीडीएफ नंतर पाठवणार आहे मी. सो सिस्टमैटिक रिस्क आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर. हात दुखला असेल तर फक्त बघा. The systematic risks are uncontrollable in nature as it affects the whole economy. अफेक्ट होगा तो पूरे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होगा. चलो, तो उसमें क्या क्या है. सो पहला मार्केट रिस्क 2 to 3 लाइन सा, 2 लाइन असतील तर 2 लाइन, बट पॉइंट के नीचे लिखना है. वही से लिखोगे तो वो 2 लाइन डाउन कर. चलो, मार्केट रिस्क. Market risk is arises due to fluctuation in market prices. Market risk is arises due to fluctuation in market prices. Such fluctuations in market prices are affected due to economic decisions. Due to economic decisions, और आप उसको conditions भी बोल सकते हैं. Due to economic conditions. Okay. Next, V. Next, interest risk. This risk arises due to fluctuation in interest it depends upon the debt instruments. तो ये रिस्क किसके ऊपर अफेक्ट होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अफेक्ट होगा. इफ रेट इज इंक्रीज तो ये सब में चेंज आपका होगा.
एंड द लास्ट नेक्स्ट क्या था, इन्फ्लेशन रिस्क. दिस रिस्क is affected by purchasing by च्या ऐवजी ड्यू टू देऊ शकता. ड्यू टू purchasing power of the if there is inflation then purchasing power of the peoples are getting low and vice versa. महंगाई आई तो पब्लिक का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जहाँ पे वो लोग 10 लाख या फिर 10,000 खर्च कर रहे थे वहां पे वो लोग 5 to 6,000 खर्च करने लगेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन. डन. चलो सिस्टमैटिक रिस्क हो गया. वैसे ही 3 लाइंस फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क. Such risks can be such risks are controllable in nature as is as it depends upon the internal or external factors within the company. So ये कंट्रोलेबल है इन नेचर. क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो हमारे कंपनी के बीच अंदर और कंपनी के बाहर जो भी कुछ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट करेगा. बट ये होल इकोनॉमी को नहीं अफेक्ट करेगा, ये इंडिविजुअल कंपनी को अफेक्ट करेगा. तो अनसिस्टमैटिक रिस्क में पहला रिस्क कौन सा है? This risk arises due to internal factors such as clashes in members, strikes, members में clashes हो गया, strike, financial issues, etc. And external factors and external factors such as competition, change in policies, change in policies, and trade. मीन्स कंपनी के अगेंस्ट किसी ने कुछ किया तो वो अफेक्ट हो सकता है बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट फायनान्शियल रिस्क. हे 2 पॉइंट झाले ते आपल्याला कन्क्लुजन घेऊन केस स्टडी स्टॉप करायची. चलो सो फायनान्शियल रिस्क is depends upon the capital structure. हे तुमच्या कॅपिटल स्ट्रक्चरवर डिपेंड असते की तुम्ही पैसे कुठून किती आणताय.
So financial risk is depend upon the capital structure, as more debt financing, as more debt financing leads to higher risk, or low debt financing leads to lower risk. It means more debt you will take, you will have to suffer more risk. ज्यादा लोन लिया तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम लोन लिया तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको लोअर रिस्क. नो डेट नो रिस्क. नो डेट नो रिस्क. पैसा नहीं लिया डेट फंड से तो रिस्क भी वहां पे आपको नहीं स्पेंड करना है. इसका मतलब इंटरेस्ट ही आपको देना नहीं है. एंड द लास्ट वन कौन सा? डिफॉल्ट रिस्क. इसका सिंपल स्टेटमेंट है, इफ यू इन्वेस्टेड मनी इन कंपनी and that company gets bankrupt, then such risk is called as default risk. तो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी बैंकरप्ट हो रहा है, मतलब उस कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं है आपके डेप्ट रिटर्न करने के लिए, तो वो पैसा डूब गया, आपको रिटर्न मिल नहीं सकता है. तो ये अल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोलेबल क्यों है, बिकॉज इसमें आपको डिसाइड करना है पैसा डालना है कि नहीं डालना है, या फिर अगर आप पैसा डाल रहे हो तो कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करके ही आपको पैसा डालना पड़ेगा. ये क्लियर? अभी हम लोग लास्ट पार्ट के पास आते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 6, कंक्लूजन. सो वहां पे लिखना 6 कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन करते नहीं बैठना है. कंक्लूजन में आपको सिंपल क्या प्रिपेयर करना है? चार्ट प्रिपेयर करना है. ओके, चलो. सो लिखना कंक्लूजन. क्या डालो? क्या बोलते हैं? चलो. सो कंक्लूजन पहले आएगा नंबरिंग, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड प्रपोर्शन. अमाउंट एंड प्रपोर्शन. नंबर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स लिखा तो भी चलेगा, या फिर उतना भी याद नहीं आ रहा तो पर्टिकुलर्स लिखा तो भी चलेगा. इधर लिखना इन्वेस्टेड फंड एंड प्रपोर्शन. इन्वेस्टेड फंड एंड प्रपोर्शन. और लास्ट इसमें लिखना नेट फंड, तो या फिर टोटल फंड. ओके, अभी आपके पास कितना फंड अवेलेबल था? 10 लाख. इट मीन्स 100% पोर्शन अवेलेबल था. चलो, उसमें पहला कहाँ पे इन्वेस्ट किया मैम आपने? इक्विटी शेयर्स. कितना पैसा इन्वेस्ट किया? इक्विटी शेयर्स में कितना पैसा डाला है? 1,50,000. चलो नेक्स्ट, सेकेंड. नेक्स्ट पैसा किसमें डाला? फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट में हमने इन्वेस्ट किया 4 लाख. थर्ड, म्यूचुअल फंड. चलो, सो म्यूचुअल फंड में आपने कितना पैसा डाला है? 1,50,000. उसके बाद म्यूचुअल फंड के बाद हमने किस में डाला था? म्यूचुअल फंड, फिर पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस एंड एलएससी.
सो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चलो सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमने डाला 1 लाख। उसके बाद फिर LIC में हमने डाला 1 लाख, और लास्ट NSC में हमने डाला 1 लाख। चलो प्रपोर्शन कैसे काउंट करोगे, तो ईच अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए आप लिख के रखना प्रपोर्शन कैसे करेंगे, तो ईच अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100, ईच अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। सो प्रपोर्शन हमेशा परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। क्लियर? ओके अभी आपको करना क्या है, तो यहाँ पे भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ईच एंड एवरी अमाउंट को आपको कॉमन किसके साथ डिवाइड करना है, 10 लाख। सो कैलसी पे लेना 1, कैलकुलेटर वाला भी लिख के दे दो। सो कैलसी पे लेना 1 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है मैम, 1 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, अमाउंट रुपीज 10 लाख इंटू 100 इंटू 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 किया, कॅल्सीवर घ्या, नसेल जमत तर नॉर्मल आपण करतो तसंच। सो कॅल्सी पे लेना 1 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है 10 लाख इंटू 100 इंटू इंटू किया। चलो 1,50,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा, 1,50,000 इज इक्वल टू 15%। नेक्स्ट 4 लाख इज इक्वल टू 40%। 1,50,000 इज इक्वल टू 15%। 1 लाख इज इक्वल टू 10 एंड 1 लाख इज इक्वल टू 10। इसका मतलब मैक्स प्रपोर्शन आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट में। उसके बाद इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और रिमेनिंग PPF LIC एंड NSC में आपने 10% आपने इन्वेस्ट किया। ये क्लियर है? केस स्टडी कैसे किया जाता है, ये डिटेल वाला केस स्टडी है जिसमें हमने ईच एंड एवरी फैक्टर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। और लास्ट जो केस स्टडी शो किया था उसमें प्रॉपरली सब एक्सप्लेन था, ओनली टाइप्स ऑफ रिस्क इतना डिटेल में हमने नहीं लिखा था। ठीक है, सो ये दोनों भी PDF आपको मैं वहां पे शेयर कर दूँ। लिहून डन। चलो सो कितने पेजेस यूज हो गए बुक के, छोटे साईजचे 6, मतलब जो शॉर्ट आणि आपले 5, सो एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस हो रहा है। प्लस तुमसे ते मेन आंसर शीट आ रहा है, वहां पे 2 मार्जिन हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्पेस छोटा करते हैं। डन। सो ऐसे टाइप में आपको सभी केस स्टडी वहां पे क्या करना है, प्रीवियस ईयरला जेवढे पण केस स्टडी आले सिर्फ प्रेफर करना, और ये जो पॉइंट हमने बताए थे उसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज उसी में से सिलेक्ट करना। बस एवढे। ओके सो ये वाला PDF केस स्टडी वाला और न्यू वाला वो मैं शेयर करती हूँ। ठीक है डन। चलो सो हम लोग यहाँ पे फिर स्टॉप करते हैं।